आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सूरत की एक अदालत से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मानहानि मामले में दोष सिद्धि के खिलाफ आज कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दी है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। राहुल गांधी के साथ सूरत पहुंची उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी राहुल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मानहानि मामले में अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर करने के लिए सूरत पहुंचे राहुल गांधी को फिलहाल अदालत से राहत मिली है और उन्हें 13 अप्रैल तक के लिए जमानत मिल गई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार राहुल को मिली सजा के खिलाफ अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। बता दें, सजा मिलने के 11 दिन बाद राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ याचिका दायर की है, जहां राहुल के साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी उनके साथ पहुंचे थे। राहुल गांधी के कोर्ट में अपील दायर करने को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। पात्रा ने कहा कि अपील के नाम पर तबाही मचा रहे हैं, क्या वे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के वकीलों का कहना है कि कांग्रेस नेता सत्र न्यायालय द्वारा अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करेंगे। गौरतलब है कि 23 मार्च को सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने 52 वर्षीय राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और 2019 में उनकी मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। और सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अपनी अयोग्यता के बाद राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जब तक कि कोई उच्च न्यायालय उनकी सजा पर रोक नहीं लगाता। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर करने को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि वह डरेंगे नहीं, वह अमित शाह मोदी के सामने नहीं झुकेंगे, वह न्यायपालिका के सामने ही जाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन जब वह जा रहे हैं तो आपको इससे दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने बंगाल में हुई हिंसा को लेकर भाजपा और टीएमसी को घेरते हुए कहा कि टीएमसी और बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इससे बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा। चौधरी ने कहा कि बंगाल में कभी भी जात पात और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर सियासत नहीं होती थी, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में अपना पैर जमाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को औजार बनाया और लोगों के बीच के अमन को बिगाड़ने लगी। इसका फायदा टीएमसी लेती रही। इन दोनों के कारण आज बंगाल सांप्रदायिक तनाव की चुंगल में आने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच चल रही जुबानी तकरार के बीच अब बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से करनी पड़ेगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट कर लिखा कि आज बोल तो गए खड़गे जी कि भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे कैसे? फिर तो उन्हें सोनिया जी और राहुल गांधी से लड़ना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का दाग तो वहीं से शुरू हो रहा है। 5,000 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड घोटाले में दोनों बेल पर हैं। बता दें, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम अन्याय के खिलाफ खड़े हैं और सरकार नहीं चाहती कि अडानी मसले की जेपीसी जांच हो, मगर हम इसकी मांग करते रहेंगे। आज केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की गोल्डन जुबली समारोह का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और 2014 से पहले की सरकार में हुए भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए कई तंज कसे। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नए दफ्तरों से देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने में मजबूती प्रदान होगी। हमें भ्रष्टाचार विरासत में मिला है और इसीलिए आम लोगों का भरोसा जीतना बड़ी बात होगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सीबीआई की सराहना करते हुए कहा कि विकसित भारत का निर्माण पेशेवर एवं कुशल संस्थानों के बिना संभव नहीं है, इसलिए सीबीआई पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि आज जब भी कोई मामला नहीं सुलझता है तो उसे सीबीआई को सौंपने की मांग होती है। समारोह में पीएम मोदी ने सीबीआई के अधिकारियों को संबोधित करते हुए और उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा हैं, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। 2014 के बाद हमने भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ मिशन मोड में काम किया है। अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है।
भारत के ऊपर टिप्पणियों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अन्य देशों पर टिप्पणी करने की अपनी बुरी आदत पर पश्चिम की आलोचना की थी, जिसके बाद आज कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उन्हें थोड़ा कूल रहने की नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को आलोचना भी सुननी चाहिए। शशि थरूर ने आगे कहा कि मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं और मैं उन्हें एक दोस्त की तरह मानता हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सरकार के रूप में हम कुछ चीजों को सहजता से लेना सीखें। अगर हम हर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं तो हम वास्तव में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बता दें, बेंगलुरु में एक संवाद के दौरान राहुल गांधी मामले पर अमेरिका और जर्मनी की टिप्पणी पर एस जयशंकर ने कहा था कि कुछ देशों को दूसरे देशों से टिप्पणी देने की बुरी आदत है और ऐसा करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिलहाल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत न मिलते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए और बढ़ाकर 17 अप्रैल तक कर दिया गया है। दिल्ली की आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपी सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को हिरासत में लिया था, जिसके बाद से ही आप और बीजेपी के बीच तकरार जारी है। सीबीआई का मानना है कि इस मामले की जांच अहम चरण पर है और ऐसे में सिसोदिया को रिहा करने से कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं मनीष सिसोदिया की दलील थी कि उनको हिरासत में रखने से सीबीआई को कुछ नहीं हासिल होगा। सिसोदिया का कहना है कि सीबीआई ने मामले से जुड़े सभी सबूतों को पहले ही जब्त कर लिया है और अब उनको परेशान करने के लिए हिरासत में रखा जा रहा है। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के दिन भड़की सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद हुई घटनाओं को लेकर आज सोमवार को बिहार विधानसभा में भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से हमलावर दिखी और सीएम नीतीश कुमार पर विफल कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की। बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के शुरू होते ही रामनवमी पर हुए हंगामे का मुद्दा उठाया। पार्टी विधायकों ने हिंसा को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए और खूब हंगामा किया। पार्टी ने प्रदेश में जंगलराज रिटर्न्स का आरोप लगाया। सवाल उठाते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। बीजेपी नेता वेल में उतरकर हंगामा करने लगे। इधर हंगामा बढ़ते देख विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के दिन विभिन्न कारणों से हिंसा भड़क गई। करीब 4 दिनों तक उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया। रोड़ेबाजी, गोलीबारी, आगजनी, बम ब्लास्ट और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगानी पड़ी, साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने धारवाड़ में बुद्धिजीवियों के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को चीन से अलग करने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत का रुख अडिग रहेगा। बता दें, धारवाड़ में रविवार को भाजपा महानगर इकाई की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारा गंभीर विवाद है और 2020 के बाद से सीमा पर तनाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं है और अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैन्य बल हो तो फिर यह सामान्य हो भी नहीं सकते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता को लेकर जयशंकर ने कहा कि 2020 में जब कोविड चल रहा था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना को बहुत बड़ी संख्या में बॉर्डर पर भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि सीमाओं को सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर समझौतों का उल्लंघन करके सेना को लाने वाले पड़ोसी को आप जो एकमात्र जवाब दे सकते हैं वो सेना को विरोध में तैनात करना है। जयशंकर ने यह भी कहा कि हमारे सैनिकों को चीन की सीमा पर इस तरह से तैनात किया गया था कि उनकी अच्छी देखभाल हो और उनके पास चुनौतियों से निपटने के लिए सही उपकरण हो। जब तक हमें कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिल जाता, उस सीमा पर हमारा रुख नहीं बदलेगा। हमें जो कुछ भी बनाए रखना होगा हम उसे बनाए रखेंगे, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।